Hello friends, welcome to Saral Physics, where physics is made सरल for you by अंशुल शर्मा. So last videos में मैंने आपके साथ डिस्कस किया what is इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस. So if you have not watched those videos, do watch those videos before starting to watch this video. फाइन. सो इस वीडियो को देखने से पहले आप उन दो वीडियोस को जरूर देख लें, अदरवाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा. फाइन. ओके, सो आज वाला टॉपिक इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. उसको समझने से पहले आई एम ट्राइंग टू गिव यू द कॉन्सेप्ट थ्रू वन एग्जाम्पल. सरल वे में, वही तो मैं बोलता हूँ, सरल वे में आपको समझानी है सारी चीजें. फाइन. सो ऐसा करते हैं कि जैसे मान लो यहां पे लाइक दिस. अब ये क्या है, ये बेसिकली एक टैप है, टैप. फाइन. अब इस टैप को अगर मैं ऐसे ऑन करता हूं तो यहां से क्या होगा, पानी निकलेगा. समझ में आ रही है बात. अब क्या हुआ कि अगर मैं टैप को जस्ट ओपन करता हूं तो थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा, और ओपन करता हूं तो ज्यादा निकलेगा, और ज्यादा करूंगा तो और बहुत ज्यादा निकलेगा. दैट मीन्स मेरा जो टैप का ओपन करने का वे है वो डिसाइड करता है कि कितना वाटर जो है उसमें से बाहर निकलेगा. फिर से सुन लो, मेरे कंट्रोल में क्या है, टैप को कितना आपने ओपन किया और उसका आउटपुट क्या है कि पानी कितना निकला. कैन आई से दैट कि ये जो वाटर बाहर निकल रहा है एक तरीके से वाटर करंट है, वाटर करंट जो कि बाहर निकल रहा है. क्यों बाहर निकल रहा है, क्योंकि मैं टैप को मूव कर रहा हूं. अब टैप को जो मैं मूव कर रहा हूं वो कंट्रोल कर रहा है किसको, वाटर करंट को. सिमिलरली किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा, उसको कंट्रोल कौन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस. दैट मीन्स जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या होगा, वो इंक्रीज होता जाएगा. सो आई एम ट्राइंग टू से, जैसे टैप को जितना ज्यादा आप ऑन करते जाओगे, दैट मीन्स जितना ज्यादा आप इंक्रीज करोगे टैप को ऑन करने के प्रोसेस को, उतना ज्यादा वाटर करंट इंक्रीज होगा. सिमिलरली जितना ज्यादा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा. अच्छा, ये चीजें हमें कहां से पता चली, मैं आपके सामने एक सिंपल सा सर्किट बनाता हूं यहाँ पे. फाइन. तो उस सर्किट की हेल्प से हम यहाँ पे समझेंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. देखो यहां पे ये मैंने आपको बताया था, ये किसका सिंबल होता है, रेजिस्टर का, रेजिस्टेंस का. ये बहुत जरूरी चीज है आपके किसी भी सर्किट में, रेजिस्टेंस का होना, बिकॉज वो कंट्रोल करता है करंट के फ्लो को. ये की है. फाइन. अब होगा क्या, जैसे ही मैं इस की को, अभी तो ये कैसी सिचुएशन में, बताओ ये कौन सा सिंबल है, मैंने बताए थे ना सिंबल लास्ट क्लास में, ये है ओपन स्टेट. अगर मैं इसमें यहाँ पे ऐसे डॉट लगा दूं तो ये बन जाएगी क्लोज्ड स्टेट. क्लोज्ड स्टेट मतलब सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया. अब मेरा सर्किट अगर कंप्लीट हो गया तो होगा क्या बेटा कि यहां से करंट निकलना स्टार्ट होगा. यहां से करंट ऐसे निकलेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, करंट I निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, I1 बोल देते हैं इसको. I1 निकलेगा ऐसे 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 ऐसे, तो यहां से I1 ऐसे निकल के जाएगा. फाइन. ओके. तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे मैंने कितने सेल्स अटैच किए हैं, 2 सेल्स अटैच किए हैं. 2 सेल्स को मिला के मैंने एक बैटरी बनाई है और इनका मैं पोटेंशियल मान लेता हूं V1. तो जब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V1 माना है, जब मेरी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है तो मुझे सर्किट में करंट कितना मिला, I1. सिंपल. और ये सर्किट को मेजर करने के लिए बताओ क्या लगाओगे आप, यहाँ पे एमीटर लगा देना. मैंने आपको बताया था करंट को मेजर करने के लिए क्या लगाया जाता है, एमीटर लगाया जाता है. फिर से सुनो अब यहाँ पे, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक और सेल कनेक्ट कर दिया. यहाँ पे जब मैंने एक और सेल कनेक्ट किया तो यहाँ पे सेल्स कितने हो गए, 3. तो मैं इनकी पोटेंशियल डिफरेंस को ले लेता हूं V2. अब करंट I1 नहीं रहेगा, I2 हो जाएगा. सो V2 पे मुझे क्या मिला, I2. अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहाँ पे 2 सेल्स और लगा देता हूं. 2 मैंने और लगा दिए यहाँ पे सेल्स ऐसे, तो ये कितने हो गए, यहाँ पे 5 सेल्स हो गए. इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं V3 मान लेता हूँ
करंट यहाँ पे I3 हो जाएगा, यहाँ पे करंट I3 हो जाएगा। दैट मीन्स V3 करने पे करंट कितना हो जाएगा आपका I3। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनना, V1 V2 V3 ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा है V3, सबसे कम कौन सा है V1। यहाँ 5 सेल्स लगाए थे मैंने, यहाँ पे 3 सेल्स लगाए थे और यहाँ पे मैंने 2 सेल्स लगाए थे। और जब मैंने 2 सेल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस अपने सर्किट में दिया तो करंट कितना मिला मुझे I1। किसने बताया, एमीटर ने। एमीटर कौन है, इंस्ट्रूमेंट है यार जो करंट को मेजर करता है। I2 करंट मुझे कब मिला, जब मैंने 3 सेल्स लगा के V2 पोटेंशियल डिफरेंस दिया। और I3 करंट मुझे कब मिला, जब मैंने V3 पोटेंशियल डिफरेंस दिया 5 सेल्स लगा के। जब मैंने I1 I2 I3 की वैल्यूज जो कि मुझे एमीटर ने दी हैं, मैंने उनको जब चेक किया तो मुझे ये पता लगा कि I3 सबसे ज्यादा है, I2 उससे कम और I1 सबसे कम। दैट मीन्स अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूं तो सबसे कम मुझे I1 मिला, उससे ज्यादा I2 और सबसे ज्यादा I3। सिमिलरली ये V1 V2 V3 तो मेरे कंट्रोल में है क्योंकि मैंने इनको लगाया और मुझे पता है V3 मैंने सबसे ज्यादा लगाया था और V1 मेरा सबसे कम था। तो मैंने क्या किया, इन ऑब्जर्वेशंस को मैंने ध्यान से देखा और ऑब्जर्व किया कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। इसका मीनिंग क्या है, जैसे जैसे मैंने अपना V बढ़ाया वैसे वैसे करंट जो फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो भी इंक्रीज हो गया। फिर से सुन लो, जैसे जैसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया इलेक्ट्रिक सर्किट में वैसे वैसे सर्किट में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स इफ आई इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस करंट इंक्रीजेज प्रोपोर्शनली। जितना ज्यादा मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा उतना ही ज्यादा मेरा जो करंट है यहां पे जनरेट होगा और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सर्किट में फ्लो होगा। इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ये डिसाइड करता है कि करंट कितना फ्लो करेगा किसी भी सर्किट में। तो मैथमेटिकली मैं इसको बोल सकता हूं V इज प्रोपोर्शनल टू I, या मैं इसको बोल सकता हूं I इज प्रोपोर्शनल टू V, कि I कितना होगा जितना V होगा। दैट मीन्स अगर V इंक्रीज होगा तो I भी इंक्रीज होगा, V डिक्रीज होगा तो I भी डिक्रीज होगा। तो बेटा ये वाला जो एक्सप्रेशन है I इज प्रोपोर्शनल टू V, ये सारे का सारा जो एक्सपेरिमेंट है, ये सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशंस है, ये सारे का सारा जो एनालिसिस है, ये किन्हों ने किया, एक बेसिकली हमारे साइंटिस्ट बहुत फेमस थे, सिमन ओम। इन शॉर्ट उनको ओम बोला जाता है। फाइन। क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट थे मिस्टर ओम, उन्होंने ये सारे का सारा एक्सपेरिमेंट करके हमें ये चीजें बताई। फाइन। इसीलिए इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, क्योंकि ये जॉर्ज सिमन ओम, उन्होंने ये सारे का सारा एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करके हमें ये सारी की सारी चीजें बताई थी कि I इज प्रोपोर्शनल टू V, करंट जो फ्लो करता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, इट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन दैट सर्किट। सो I इज प्रोपोर्शनल टू V, ये बताया ओम ने, इसलिए हम बोलते हैं इसको ओम्स लॉ। और यही आपका टॉपिक है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। सो टेक आउट योर पेन एंड कॉपी और उसमें आप हेडिंग डालो, और हेडिंग बेटा आप डालेंगे इसमें ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के बारे में अब हम अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आराम आराम से नोट्स बनाएंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, दिस इज योर ओम्स लॉ। फाइन। सो ओम्स लॉ, तो बेटा इन 1827 की बात है, जॉर्ज सिमन ओम found the relationship between the potential difference and the electric current, and this is called as
ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ एक्चुअली बोलता क्या है उसके बारे में देखते हैं। ओम्स लॉ states that the इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ metallic wire is directly proportional to the potential difference applied across ends of wire। क्या मतलब हुआ इसका? वही जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। आई टोल्ड यू कि किसी भी वायर में, मान लो ये वायर है और इस वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि जो इसके दोनों एंड्स हैं इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब कितना टैप आप ओपन करोगे वो डिसाइड करेगा कि उसमें से कितना पानी निकलेगा। जो मैंने आपको टैप वाली एग्जांपल दी थी ना, कि टैप को जब आप ऑन करते हो तो जितना ज़्यादा आप ऑन करते जाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, जो वाटर करंट है उसमें से फ्लो करेगा। सिमिलरली एक वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हो वो डिसाइड करता है कि उसमें से कितना इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। सो इसका मतलब क्या है कि I इज प्रोपोर्शनल टू V, या मैं इसको लिख सकता हूं V इज प्रोपोर्शनल टू I, सो दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू R। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बेटा, इसको आपने याद रखना है, यहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो R क्या है यहां पे, R इज कांस्टेंट ऑफ proportionality and it is called as the resistance of given conductor at a पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक गिवन कंडक्टर का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस होता है, जिसको हमने क्या लिखा है, R लिखा है। तो V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से R इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और R जो होता है दैट इज द रेजिस्टेंस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, फाइन। सो यहाँ पे आपने क्या लिखा, यहाँ पे आपने ये लिखा कि जॉर्ज सिमन ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1827 में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया, किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। उन्होंने बताया एक वायर के एंड्स पे आप जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इसको उन्होंने बोल दिया, एक रिलेशनशिप दिया और हमने उसको क्या नाम दे दिया फिर, ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ बोलता है I इज प्रोपोर्शनल टू V, इलेक्ट्रिक करंट उतना जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, या V इज प्रोपोर्शनल टू I। सो V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से ये आपका ओम्स लॉ बन जाता है। और इसमें R क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हम हटाते हैं तो V पुट अ कांस्टेंट, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसका नाम हमने दिया रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो भी आपको कंडक्टर दिया गया है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। सो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, डन, ओके। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। ओम्स लॉ हमने स्टार्ट किया, ओम्स लॉ से हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया। एक्सप्रेशन निकालने के बाद हमें एक टर्म के बारे में पता चला, दैट इज बेसिकली योर, क्या बोलते हैं उस टर्म को, रेजिस्टेंस, फाइन। सो रेजिस्टेंस के बारे में भी हम बात करेंगे। लेट मी चेंज द मार्कर
मार्कर एक नया लेता हूं मैं इसमें। ओके, सो रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस है क्या चीज, क्या है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस बेसिकली अगर आपको प्रैक्टिकली सरल वे में समझना हो तो कैसे समझोगे आप उसको? मान लो कि आपको एक एरिया को क्रॉस करना है, एक जगह को क्रॉस करना है। पहले तो वो जगह बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, तो आप बहुत तेजी से पीछे से आओगे और वैसे ही निकल जाओगे। फिर वहां पे मैंने 10 लोगों को खड़ा कर दिया फैलाकर। अब आपको जब जाना है तो आपको ध्यान से जाना पड़ेगा, कहीं किसी के साथ टक्कर ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर टक्कर हो जाएगी तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब मैंने 10 की बजाय वहां पे 50 लोगों को खड़ा कर दिया। 50 पर्सन आर स्टैंडिंग देयर। नाउ इफ 50 पर्सन आर स्टैंडिंग देयर, व्हेन आई विल गो, आई नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस नाउ। मुझे और ज्यादा सावधानी से चलना पड़ेगा, ध्यान से चलना पड़ेगा। अब मैंने 100 खड़े कर दिए वहां पे, फिर मैंने 1000 खड़े कर दिए। जब मैंने 1000 खड़े कर दिए, फिर तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं जाऊंगा कैसे। दैट मीन्स जब लोग 0 थे, उसके बाद 10 हुए, 50 हुए, 100 हुए, 1000 हुए, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्संस में उस जगह पर इंक्रीज करता जा रहा हूं, वैसे वैसे मुझे चलने में दिक्कत बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स वो जो लोग वहां पर हैं वो मुझे रेजिस्ट करेंगे, रोकेंगे चलने से, क्योंकि बीच में खड़े हुए हैं, कोलिजन होगा किसी के साथ, रुक जाऊंगा मैं, फाइन, फिर से चलना स्टार्ट होगा, फिर रुक जाऊंगा, बहुत दिक्कत आएगी चलने में। यही तो होता है ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? अब मेरी जगह आप मान लो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को जाना है। अब इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो रास्ते में बहुत सारे एटम्स और उसके जो आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी तो प्रेजेंट होंगे। मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, मुझे दूसरे एंड तक जाना है, रास्ते में और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स खड़े हुए हैं जो लोग थे मेरी एग्जांपल में, 10, 50, 100, 1000। अब मुझे बताओ, एक कंडक्टर है मेरे पास जिसमें 100 लोग खड़े हैं या 100 इलेक्ट्रॉन्स खड़े हैं, और एक कंडक्टर है मेरे पास जिसमें 1000 लोग खड़े हैं या 1000 इलेक्ट्रॉन्स खड़े हैं। तो मैं यानी कि इलेक्ट्रॉन, मुझे ज्यादा दिक्कत कहां पे आएगी चलने में? 1000 इलेक्ट्रॉन जहां पर है या जहां पर 100 है? ऑब्वियसली 1000 है। दैट मींस जहां पे 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पे मुझे क्या ज्यादा मिलेगा? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? ऑपोजिशन है, अगेंस्ट है वो आपके मोशन के। तो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन। किसके लिए ऑपोजिशन? टू द फ्लो। किसका फ्लो? इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो। सो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। सिंपल, ऐसे आप डेफिनेशन बना सकते हो। सो लिख सकते हो आप यहां पे, रेजिस्टेंस इज द opposition to the flow of electric charges through a conductor. Fine. SI unit of resistance is ohm। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? एक ग्रीक साइन है हमारे पास, तो दिस इज द साइन ऑफ ओम। फाइन, ओके, ये समझ में आ गया। तो रेजिस्टेंस बेटा क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस के चलने को लेकर दूसरी साइड से जो ऑपोजिशन आता है। आसानी से नहीं चल पाएंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स की प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं, और वो क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस आएगा रास्ते में। अब मुझे पता है फ्रॉम ओम्स लॉ, आई नो ओम्स लॉ। तो बेटा जो ओम्स लॉ है मेरा, दैट इज V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो R जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू V अपॉन आई, या मैं इसको लिख सकता हूं I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो अगर मैं बोलता हूं इफ V इज केप्ट कांस्टेंट, मतलब अगर मैं इसको कांस्टेंट रख दूं तो I कौन डिसाइड करेगा? R। देन
I is inversely proportional to 1/r। तो कहने का मतलब है मेरे पास अगर एक वायर है ऐसे और इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाया है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V। तो करंट कितना होगा यहाँ पे I इज इक्वल टू V अपॉन आर, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस मैंने कितना लिया R। अब मैं एक और वायर लेता हूं, थोड़ा सा इसको अलग शेप में ऐसे बना सकते हैं हम। तो अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर भी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने यहाँ पर भी कितना दिया V, और यहाँ का रेजिस्टेंस था 2R। तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन 2R। तो कहना मैं आपको ये चाहता हूँ कि अगर मेरा रेजिस्टेंस डबल हो जाए और मैंने V को चेंज नहीं किया है तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, हाफ। ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। हेंस इफ resistance is doubled then current is halved। समझ में आ रहा है इसको कैसे किया, जस्ट नोट इट डाउन। हाँ जी, डन, ओके। सो अब जैसे मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताता आया हूं, मुझे डेफिनेशन बनानी है। अब मुझे डेफिनेशन किसकी बनानी है, 1 ओम की। 1 ओम की डेफिनेशन बेटा कैसे बनेगी, यही V इज इक्वल टू IR से कोशिश करो एक बार बनाने की। वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई करो कैसे बनेगी इसकी डेफिनेशन। सो या हम लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। सो वी नो V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो R क्या हो जाएगा, V अपॉन I। और मैंने आपको बताया था जब मुझे 1 एम्पेयर या 1 ओम या यूनिट में डेफिनेशन चाहिए तो बाकी वैल्यूज को आप 1 पुट कर दो। तो यहाँ पे V को 1 पुट करेंगे, I को 1 पुट करेंगे तो R कितना आ जाएगा 1। तो क्या आप कोशिश कर सकते हो डेफिनेशन बनाने की, एक बार ट्राई करो। ओके, सो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ metallic wire or a conductor and 1 ampere current flows through it, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm। सिंपल, ऐसे डेफिनेशन बन जाएगी। So put V is equal to 1 volt and I is equal to 1 ampere। When potential difference of 1 volt is applied across the ends of a conductor and 1 ampere of current flows through it, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm।
तो बेटा ये ना आपको रटनी नहीं है चीज़ें, आपको खुद बनाना आना चाहिए। इंग्लिश आपको आती है एंड कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको डेफिनेशन अगर किसी भी एक वन चीज़ की बनानी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 एम्पेयर भी हो सकता है, 1 ओम भी हो सकता है, 1 वोल्ट भी हो सकता है, फाइन। सो उस केस में यू कैन मेक द डेफिनेशन लाइक दिस। समझ में आ रही है बात? ओके अब ये जो आर है ना, आर, जैसे मान लो मैंने आपको बताए थे कल सिंबल्स, ये किसका सिंबल होता है? एक रेजिस्टर का जिसकी एक फिक्स वैल्यू है रेजिस्टेंस की, और दूसरा ये किसका होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट का। सो ये क्या चीज है आपका? रियोस्टैट। ये क्या है आपका? फिक्स्ड रेजिस्टेंस। टू गेट द वेरियस वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज अगर मुझे चाहिए, टू गेट द वेरियस वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस in an electric, to get the various values of resistance in electric circuit we use रियोस्टैट। समझ में आ रही है बात? सो ये सिंबल मैं कल आपको दोनों करवा चुका हूं। अब आपको याद रखना है कि अगर मैं अपने एक सर्किट में, उसी सर्किट में कभी मैं 10 ओम लेना चाहता हूं, कभी मैं 20 ओम लेना चाहता हूं, कभी 25 लेना चाहता हूं, कभी 30 लेना चाहता हूं, तो आप एक ऐसा रियोस्टैट लगा सकते हो। जब आप इसको ऊपर ऐसे मूव करते हो तो अलग अलग वैल्यूज आप रेजिस्टेंस की यूज कर सकते हो। फाइन, सो जस्ट नोट इट डाउन। हाँ जी, डन। ओके, तो अब सुनो अगली बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, उसके बाद आपको मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो भी नोट्स वगैरह आपको बनाने हैं उसमें। बट जब मैं समझा रहा हूँ तो सबका ध्यान जो है वो बोर्ड पर होना चाहिए और इधर उधर कहीं नहीं आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है? और मोबाइल फ़ोन वगैरह जो रखे होते हैं ना साथ में, उनको यूज़ मत किया करो। अगर मोबाइल में ही देख रहे हो तो कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आए तो उसको नहीं देखना, आपको अवॉइड करना है, क्योंकि पढ़ाई चल रही है अभी, ठीक है? ओके, सो अब देखो, अब मैं ना यहाँ पे एक सर्किट बनाने वाला हूँ। सर्किट इज लाइक दिस। पहले यहाँ पे एक बैटरी बना देते हैं। यहाँ पे मैंने एक लगा दिया एमीटर, प्लस माइनस। ये मैंने यहाँ पे 2 एंड्स हैं जो वायर के, उनको खुला छोड़ दिया। यहाँ पे की लगा देते हैं। अब ये सर्किट जो है वो क्लोज्ड है, सॉरी ओपन है। अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, डॉट लगा के क्लोज कर देता हूँ। अब होगा क्या कि यहाँ पे ना ये एंड्स ओपन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है ये। फाइन, अब ये क्योंकि खाली है इसलिए सर्किट अभी भी कंप्लीट होगा नहीं, चाहे मैं ओपन या क्लोज कर दूं इसको। अब मेरे पास 3 चीजें हैं। मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास बेटा एक है मेरे पास ऐसे ये पड़ी है नाइक्रोम की वायर, मतलब एक कोई बॉक्स है या इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर है नाइक्रोम की वायर लगी हुई है, नाइक्रोम। फिर मेरे पास एक क्या है, ये किसका साइन है बताओ? किसका? आ गया यार? नहीं आया? आ गया है नहीं आया? दिस इज बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। और ये मैंने एक छोटा सा बना दिया आपके लिए टॉर्च बल्ब। अब क्या करेंगे, ये जो 2 एंड्स मैंने यहाँ पे ओपन छोड़े हुए हैं ना, बारी बारी पहले इसको लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? मेरी मर्जी नहीं है। पहले मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे रीडिंग देखूंगा। एमीटर लगाया हुआ है मैंने। एमीटर मुझे क्या बताता है ये एमीटर बताता है करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई की वैल्यू। तो मैं पहले नाइक्रोम वायर यहाँ पे लगा दूंगा यहाँ पे,
तो मेरे पास करंट की वैल्यू आएगी कुछ I1 जब मैंने नाइक्रोम वायर लगाई। फिर मैंने बल्ब लगाया, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसको उठाया यहाँ पे लगाया, फिर मेरे पास करंट की वैल्यू आई I2। फिर मैंने टॉर्च लगाई, टॉर्च का बल्ब लगाया, और मेरे पास जो करंट की वैल्यू आई वो आई I3। बात आ रही है समझ में? ओके, सो यहां से बेसिकली हमें क्या चीज पता चली? हमें यह पता था कि जो रेजिस्टेंस है ना नाइक्रोम का, और जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे बल्ब का, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है टॉर्च का, उसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है नाइक्रोम का, उसके बाद है बल्ब का, उसके बाद है टॉर्च का। तो यहाँ से एक और चीज हमने प्रूव कर ली, हमें एक्सपेरिमेंटली ये पता लग गया कि जैसे जैसे मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये बेसिकली रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ये जो इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट आप लगाते हो ना, कि बल्ब लगा दिया, फैन लगा दिया, ट्यूबलाइट लगा दी, ये सारे रेजिस्टेंस होते हैं। तो जब मैंने नाइक्रोम वायर को उठा के यहाँ पे लगाया तो वोल्टेज तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही है, वो तो मैंने फिक्स ही रखा हुआ है, अरे मेरी की है के। तो जब मैंने नाइक्रोम वायर को उठा के यहाँ पे रखा तो मुझे करंट मिला I1। फिर मैंने इसको हटा लिया यहाँ से, फिर मैंने बल्ब लगाया, मुझे करंट मिला I2। फिर मैंने बल्ब हटा लिया, मैंने टॉर्च बल्ब लगा दिया, फिर मुझे करंट मिला I3। फिर जब मैंने वैल्यूज को चेक किया तो मुझे ये पता लगा सबसे ज्यादा करंट मिला मुझे I3, उसके बाद मिला I2, उसके बाद मिला I1। ऐसा क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है R3 वो सबसे कम है और रेजिस्टेंस R1 सबसे ज्यादा है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन, जो ऑपोजिशन सबसे ज्यादा देगा, जो ऑपोजिशन सबसे ज्यादा देगा वहां पे करंट जो है सबसे कम फ्लो होगा, और जो रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, दैट मीन्स ऑपोजिशन सबसे कम होगी, वहां पे करंट सबसे ज्यादा होगा। वही आपको मैंने बताया था कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मानो, मैंने ग्राउंड में जाना है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो बेटा नाइक्रोम के केस में आप मान सकते हो, ये जो नाइक्रोम है ना, इसके केस में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जिसको क्रॉस करके मुझे निकलना है, और टॉर्च बल्ब के केस में बहुत ही कम लोग हैं जिनको मुझे क्रॉस करके निकलना है। तो मैं बहुत आसानी से, तेजी से किस में निकलूंगा? टॉर्च में। सबसे मुश्किल में कहां से निकलूंगा? नाइक्रोम में। तो हमें यहां से क्या पता लगा कि जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट रिड्यूसेस, ऑपोजिशन जो है दैट इज इंक्रीज्ड टू द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस। तो इस चीज के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स लिखने हैं अभी। सो लेट मी रब दिस एंड आई विल राइट दोज पॉइंट, और आप उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। हाँ जी, इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constitutes the electric current, and this motion is different in different equipments. In some equipments motion takes place easily, कुछ जगह तो वो easily हो जाएगा, whereas in some equipments it is difficult। ये चीजें हमें पता है।
कि कुछ इक्विपमेंट्स तो इस इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को बहुत इजीली होने देंगे और कुछ नहीं होने देंगे। फाइन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिटार्डेड। आपको पता है, आपने एक्सेलरेशन में पढ़ा होगा, रिटार्डेशन रोकना, इज रिटार्डेड बाय द resistance of the equipment. More the resistance, less is the current. तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम क्या करंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास एक इंसुलेटर है ऐसा, और इसी शेप में इसी साइज में मेरे पास कंडक्टर है, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर है बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला, तो कौन इजी पाथ देगा इलेक्ट्रॉन्स को और कौन डिफिकल्ट पाथ देगा? इजी पाथ कौन देगा? कंडक्टर। और डिफिकल्ट पाथ कौन देगा बेटा? इंसुलेटर। कौन देगा? इंसुलेटर विल गिव द डिफिकल्ट पाथ। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। फाइन, सो मोर द रेजिस्टेंस लेस इज द करंट, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। फिर से हम इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या समझा? हमने ओम्स लॉ समझा, जॉर्ज सिमन ओम ने एक्सपेरिमेंट्स किए, फाइन, और उन एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद ही फाउंड कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब इलेक्ट्रिक करंट फर्दर और किस चीज़ पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। दैट वाज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एंड ये सारे का सारा जो मैथमेटिकल एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस हुआ, इसके बेस पर एक ग्राफ बनाया गया V और I के बीच में। एंड दैट ग्राफ यू ऑल्सो नीड टू नो, क्योंकि वो वैल्यूज के ऊपर बेस्ड था। जब अलग अलग सेट्स लिए हमने वैल्यूज के V और I के, तो जैसे मैंने आपको शुरू में सर्किट बना के दिखाया था कि V तो हमने हमारे कंट्रोल में, क्योंकि हम जितने जितने सेल्स लगा रहे हैं, और I की जो वैल्यूज है वो हमें एमीटर दे रहा है। तो मेरे पास कुछ पेयर्स आए, V1 I1, V2 I2, V3 I3, V4 I4, V5 I5। मैंने क्या किया? V1 अपॉन I1 निकाला, V2 अपॉन I2 निकाला, V3 अपॉन I3 निकाला, V4 अपॉन I4 निकाला। तो इन सब की जो वैल्यूज आई ना, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम आई। इन सब की जो रेशो आई वो अप्रॉक्सीमेटली सेम आई। और उसी को तो हमने क्या बोला? रेजिस्टेंस। क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है, तो R क्या हो जाएगा आपका? V अपॉन I। तो किसी भी रीडिंग में अगर आप V को I से डिवाइड कर देते हो तो वो आपको किस चीज़ की वैल्यू दे देता है? रेजिस्टेंस की। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास जब एक्सपेरिमेंट करने के बाद आई, हमने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, और वो ग्राफ हम अभी दोबारा से प्लॉट करते हैं। फाइन, हाँ जी। सो देयर वॉज अ ग्राफ लाइक दिस। ऐसे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे आपका था करंट I, और यहाँ पे था आपका पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V। यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमने ली थी एक्सपेरिमेंटली। वैल्यूज आप ऐसे लिख सकते हो, V1, V2, V3, V4, V5, V6, I1, I2, I3, I4, I5। फाइन। सो मुझे जो वैल्यूज मिली इनकी रेशो की, वो मुझे अप्रॉक्सीमेटली कैसी मिली? सेम। तो ग्राफ जो बना, इट वाज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस।
स्ट्रेट लाइन बनी नहीं बनी? ओके, अगेन ऑलवेज दैट स्ट्रेट लाइन प्रॉब्लम. लो बना दी. आपको बस इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं मैं यहाँ की. तो वैल्यूज जो निकल के आई हमारे पास, ओके फाइन. सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें कोई भी 2 पॉइंट्स अगर आप ले लो, मान लो ये और ये लिया आपने, और यहाँ पे आप एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाते हो, और आप इस परपेंडिकुलर को बेस से अगर डिवाइड कर दो तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे क्या चल रहा है? V, नीचे का चल रहा है I, और V अपॉन I क्या होता है आपका? R. सो हियर V1 अपॉन I1, V2 अपॉन I2, V3 अपॉन I3, V4 अपॉन I4, सो ऑन. ये सारे के सारे अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हैं? R के. R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. ठीक है, नोट डाउन करो इसको, ग्राफ को बनाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है. उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं. फाइन, ओके डन. चलो अब एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं. सुननी है अभी स्टोरी? चलो स्टोरी से चलते हैं. कभी स्टोरी चलेगी एक, फिर देखते हैं स्टोरी हमें कहां लेके जाती है. स्टोरी बेटा कुछ ऐसे है, जैसे अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, आई बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश को मैं बिलोंग करता हूं. करंटली आई एम इन चंडीगढ़. फाइन. तो जब मैं छोटा था, छोटा इन द सेंस कि 5th-6th क्लास में छोटे होते थे, तो जब समर हॉलीडेज होते थे जून के या विंटर हॉलीडेज होते थे, तो बहुत शौक होता था कि हिमाचल जाएंगे, वहाँ पे नानी का घर है, मामू का घर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, घूमेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, सारा प्लान बनता था. पर जब मैं बहुत छोटा था 5th-6th क्लास में, तो उस टाइम पे जो बेटा कनेक्टिविटी थी ना चंडीगढ़ और हिमाचल के बीच में, रोड्स के थ्रू, रोड्स उतने अच्छे होते नहीं थे. सिंगल रोड होता था, सिंगल रोड होता था. उसी पे जाना भी है हमने उधर से, और उसी रोड पे उधर से आ भी रहे हैं वापस. आई होप यू अंडरस्टैंड. एक सिंगल रोड है, मैं ये ब्लैक मार्कर हूँ, मुझे इधर को जाना है, और उधर से जो लोग आ रहे हैं वो भी इसी रोड पर हैं. सॉरी, सो ऐसे रख लेते हैं, मैं इधर को जा रहा हूं और रेड वाले उधर से इधर को आ रहे हैं. समझ जाओ स्टोरी. तो रोड एक सिंगल ही है. मैं 5th-6th क्लास में था तो हम ऐसे जाते थे, तो इसमें क्या होता था कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था, क्योंकि एक सिंगल रोड है, उसी पे हमने भी इधर से जाना, उधर से लोगों ने उधर से आना है, तो हमें भी एक नॉर्मल स्पीड पे चलना पड़ता था ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, बिकॉज उधर से तेज़ कई बार आते थे लोग, हम भी इधर से तेज़ जा रहे हैं. तो बहुत तरीके से हमें बेसिकली कोलिजन को अवॉइड करना है. तो इसका मतलब क्या है, और रास्ता भी बहुत ज़्यादा लंबा होता था. ठीक है, तो दैट मीन्स जितना लंबा रास्ता है, लंबा तो ऑब्वियसली है, ये चंडीगढ़ टू हिमाचल इज फार अवे, तो जितना ज़्यादा लंबा रास्ता है ऐसे सिंगल रोड में, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं लेट पहुंचूंगा. क्यों? क्योंकि मैं धीरे चलाऊंगा. धीरे क्यों चलाऊंगा? ताकि मैं कोलिजन्स अवॉइड करूं, ताकि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए. आप पॉइंट समझ रहे हो? अगर एक सिंगल रोड है बहुत लंबी, मेरा पॉइंट क्या है, अगर एक सिंगल रोड है, अगर ये एक रोड है पूरी की पूरी सिंगल, और इसकी लेंथ 2 मार्कर में आगे और लगा दूं, 4 मार्कर आगे और लगा दूं, लेंथ में इंक्रीज करता जा रहा हूं, तो जो चांसेस है ना कोलिजन के, वो बढ़ते जाते हैं. तो इसलिए स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. समझ में आ रही है बात? ओके. अब फिर क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग करी. फाइन. उसके कितने साल हो जाएंगे? 5 + 2 7 + 10 12 ईयर्स के बाद, 12 ईयर्स ले लेते हैं. 12 ईयर्स के बाद जब मैं 5th-6th में जाता था हिमाचल, 12 ईयर्स के बाद जब मैं गया तो मैंने कंपेयर किया दोनों सिचुएशंस को. जब मैंने कंपेयर किया तो मैंने देखा कि जब मैं हिमाचल जा रहा हूँ तो वहाँ पे जब मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे जो सड़कें हैं ना, जो रोड है, बड़ी ब्रॉड हो गई हैं.
6 लेन, 3 लेन्स इधर हैं 3 इधर हैं, 3 सिर्फ जाने वालों के लिए 3 आने वालों के लिए। मैंने तो गाड़ी भगाई एकदम पूरी 100 की स्पीड पे। आपको नहीं भगानी है ऐसे, जब बड़े हो जाओगे 100 इज़ वेरी मच हाई स्पीड, 80 के आसपास रखना। पर मैंने भगा दी एक बार, इतनी खुशी हुई कि इतनी चौड़ी रोड्स, इतनी वाइड रोड्स। इसका मतलब क्या है, जब एरिया ज़्यादा मिलता है मुझे, जब मुझे एरिया ज़्यादा मिलता है तो मैं तेज़ चल सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे कोलिजन होने के चांसेस बहुत कम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम हैपन्स विद द इलेक्ट्रिक करंट। फाइन। अब इलेक्ट्रिक करंट भी, तो अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो तेज, बहुत तेज कहां पे चल पाएगा? जहां पे एरिया ज्यादा होगा। और धीरे धीरे कहां पे चलेगा? जहां पे एक लेंथ, लंबी सी रोड होगी और एक सिंगल होगी। अच्छा, करंट को चलने से रोकता कौन है? रेजिस्टेंस। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जब मैं 5th-6th क्लास में जाता था अपने गांव हिमाचल, और जब मैं 12 साल के बाद गया, जब 6 लेन रोड इतनी वाइड वाइड बन चुकी हैं, तो दोनों केसेस को कंपेयर करो और मुझे बताओ रेजिस्टेंस ज्यादा किस केस में था? जब लेंथ ज्यादा थी या जब एरिया ज्यादा था? सोचो। जब लेंथ ज्यादा थी। जब मेरी लेंथ बहुत ज्यादा थी तो मेरे कोलिजन के चांसेस बहुत ज्यादा थे, तो इसीलिए मेरा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था उस टाइम पे। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के। अब जब मैं 12 साल के बाद हिमाचल गया तो बहुत बड़ी चौड़ी चौड़ी रोड थी, 3 लेन एक साइड, 3 लेन एक साइड, 6 लेन रोड्स। तो जब वाइड रोड्स बना दी गई तो उस केस में बेटा मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम या ज्यादा? कम हो जाएगा। इसका मतलब मेरा जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया को बढ़ा दो, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तेज चल पड़ोगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर रास्ते में कुछ ऐसा आपका रास्ता आए, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच ऐसा आए चलते हुए जाते हुए हिमाचल, कि वहां पे उबड़ खाबड़ सी रोड है, प्लेन नहीं है, टूटी हुई रोड है, या सीमेंटेड रोड है, या मिट्टी मिट्टी है, या सिर्फ बजरी है, प्रॉपर रोड नहीं बनी हुई, कि उन्होंने सिर्फ मिट्टी मिट्टी डाली हुई है। जब मिट्टी डाली हुई है तो क्या आप उतनी ही स्पीड से चल पाओगे? नहीं। दैट मीन्स अगर किसी थोड़े से रास्ते पे मिट्टी डाली हुई है, किसी पे प्रॉपर रोड बनी हुई है, कहीं पे खड्डे हैं, अब ये क्या चीज़ है? प्रॉपर्टी है उस रोड की। ये रोड की क्या है? प्रॉपर्टी है। तो ये जैसी प्रॉपर्टी होगी वैसा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अब हमारी पुरानी प्रथा क्या चल रही है कि हमने इसका साइन हटाना है और रेजिस्टिविटी, सॉरी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको हटाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया रो, L/A। रो ऐसे बनाते हैं हम, रो। तो बेटा ये जो रो है ये होती है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, और ये उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है उसकी अपनी, कि वो ऐसा है इसलिए इतनी रेजिस्टिविटी है। वो कॉपर का बना है इसलिए उसकी रेजिस्टिविटी इतनी होगी, वो एल्यूमिनियम का बना है इसलिए उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, मरकरी का तो अलग होगी। मटेरियल पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो है मेरा वो किस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल पे, लेंथ ऑफ बेसिकली आपका जो कंडक्टर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। समझ में आ रही है बात? तो जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, और जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए तेज चलोगे। जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, मतलब धीरे धीरे चलोगे। तो ये जो L/A रो ये 3 फैक्टर्स हैं। ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं? रेजिस्टेंस को। और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। करें स्टार्ट टॉपिक। तो ये कहानी यहीं तक थी, समाप्त हुई कहानी। एक सरल सी कहानी, सरल सी जुबानी में पेश की थी मैंने आपके समक्ष। तो चलो अब लेट अस राइट डाउन। सो दिस इज factors on which resistance of conductor depends।
ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर depends on the following factors. तो resistance R is directly proportional to length of कंडक्टर, उसको हम बोलते हैं L. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, that is A. So this means R is proportional to L upon A. तो R is equal to rho L upon A. Rho is constant of proportionality and it is called as resistivity of conductor. It is the property of मटीरियल ऑफ कंडक्टर. किस मटीरियल से वो बना है, फाइन, इस पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी. सो ये सारी चीजें जस्ट नोटेड डाउन, फिर मैं आगे आपको और पॉइंट्स बताता हूँ रेजिस्टिविटी के बारे में. हाँ जी, डन. सो अगर मैं अब रेजिस्टिविटी की बात करूं, रो, तो एक तो बात पता लग गई कि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है. तो आप बेटा क्या मुझे इसके SI यूनिट बता सकते हो? SI यूनिट क्या बनेंगे इसके? SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल resistivity rho is ओम मीटर. कैसे? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है, तो रो क्या होगा? R A अपॉन L. SI यूनिट्स की बात करें तो ये आपका बनेगा ओम इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये बन जाएगा आपका ओम मीटर. फाइन. बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वेरी विद टेम्परेचर. ये इंपॉर्टेंट है. क्या मतलब है इसका? बेटा इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज कर दूं, तब उसका जो ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है दोनों चेंज हो जाएंगे. तो जब भी हम एक बात करेंगे किसी भी एनालिसिस की, एक फिक्स्ड पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करेंगे, बिकॉज टेम्परेचर चेंज करने पे ये दोनों चीजें क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं. फाइन. अच्छा, आपने देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक टोस्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं,
उसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो एक अलॉय होता है। अलॉय, यू नो व्हाट इज अलॉय? अलॉय होता है एक मिक्सचर ऑफ बेसिकली मेटल्स, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके आप एक क्या बनाते हो अलॉय बनाते हो। तो अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस जो होता है ना, या रेजिस्टिविटी ऑफ alloys is more than the resistivity of its constituent metals. Fine. So alloys का hence alloys do not burn at high temperature, और बर्न को हम ऑक्सीडाइज भी बोलते हैं। hence alloys, and they are used as heating elements, heating element in electric heater, electric toaster, etc. Fine. So this is very very important point, just write it down. Done. So अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन है, उसमें आपके जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो अलॉयज होते हैं। और ये जो अलॉयज हैं बेटा, ये आपको बेसिकली कुछ नेम्स याद रखने हैं जो कि कॉमनली हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, इनकी क्या कॉम्पोजिशन है वो एक बार आप अपनी बुक में टेबल में देख सकते हो। लर्न नहीं करना है, जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है? दोनों के दोनों वेरी करते हैं टेम्परेचर के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला आपका, जो दोनों के दोनों हैं वो क्या करते हैं? टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। फाइन, ओके। सो यहां तक तो हमारा अब ओम्स लॉ हो गया, रेजिस्टेंस के ऊपर हमने बात कर ली, रेजिस्टिविटी के ऊपर हमने बात कर ली। नाउ अब आप अपनी अगर एनसीईआरटी देखेंगे, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। फाइन, सो लेट अस डिस्कस दोज क्वेश्चंस नाउ। जैसे बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, लेट मी हैव सम स्पेस ऑन द बोर्ड। तो आप कंसिस्टेंटली इन चीज़ों को बेटा करते जाओ। ऐसा नहीं है एक बार देखा अगली वीडियो नहीं देखी, तीसरी देख ली, सारी वीडियोस देखनी है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे का सारा। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड? रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया पे और रेजिस्टिविटी पे। हमने डिस्कस किया है इतनी डिटेल में सारे का सारा। विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटीरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स? ओके, मुझे ये पता है कि जो R है दैट इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और जो करंट होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब क्योंकि मेरा सेम सोर्स है, सेम सोर्स का मतलब क्या हुआ? V इज सेम, ठीक है। और क्या बोल रहा है वो? एक थिक वायर है और एक थिन वायर है। थिक वायर है और एक थिन वायर है, सेम मटेरियल के बने हैं। दैट मीन्स इसका भी रो रेजिस्टिविटी है, इसका भी रो रेजिस्टिविटी है। सेम मटेरियल मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल। तो इसमें लेंथ भी हम सेम अज्यूम कर लेंगे। अब बात आती है एरिया की। जो थिक होगा उसका एरिया ज़्यादा होगा। यहाँ A1 ले लेते हैं और A2 ले लेते हैं, तो A1 इज ग्रेटर देन A2, थिक और थिन में अगर बात करें। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। R जो रो है दोनों का सेम है, LL दोनों का सेम है, तो बात किस पे आ गई यहाँ पे?
आर की सिर्फ ए के ऊपर। तो अब जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो अब यहां पे थिक वायर का एरिया ज्यादा है तो थिक वायर का रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। आर थिक लेस देन आर थिन। अब जिसका रेजिस्टेंस कम उसका करंट ज्यादा होगा क्योंकि वी तो दोनों के लिए सेम है। तो आई थिक इज ग्रेटर देन आई थिन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फिर से सुन लो, आर इन चीजों पे डिपेंड करता है। थिक और थिन वायर ली हमने, सेम लेंथ सेम मटेरियल, तो रो और एल क्या हो गया, सेम हो गया। बात सारी आ गई एरिया पे। थिक और थिन में थिक का मतलब होता है मोटी, थिन मतलब पतली। मोटी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, ए ज्यादा होगा तो आर कम होगा। अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो करंट थिक में ज्यादा होगा और थिन में कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट while the potential difference across the two ends of the component decreases half of its former value. What change will occur in current through it? चलो इसको कर लेते हैं, अभी हम इसको रब करते हैं। यहाँ से थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन है ये आपका। ये बोल रहा है I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये तो नॉर्मल है ही। अब वो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस को हमने कांस्टेंट रखा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हाफ कर दिया। आर को तो कांस्टेंट रखा, मतलब आई डैश मान लेते हैं इसको, और मतलब इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं। चलो आई डैश इज इक्वल टू वी डैश अपॉन आर डैश। ये केस 1 है, ये केस 2 है। अब हमें क्वेश्चन में दिया है आर डैश इज इक्वल टू आर, ये गिवन है। और जो v डैश है बेटा वो कितना कर दिया उसने, फॉर्मर का हाफ, v/2। तो अब इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो। i डैश विल बी इक्वल टू v डैश v/2 अपॉन r डैश, तो r ही हो गया। सो i डैश इज इक्वल टू 1/2 इंटू v अपॉन r, और v अपॉन r कितना है आपका, दैट इज i। तो i डैश इज इक्वल टू i/2। तो करंट आपका क्या हो जाएगा बेटा, दैट विल बिकम हाफ। Why are coils of electric toasters and electric irons are made of an alloy rather than a pure metal? क्योंकि अगर प्योर मेटल का बनाएंगे तो रेजिस्टिविटी उसकी कम होगी, तो वो बर्न कर जाएगा जल्दी। रेजिस्टिविटी कम होगी तो वो बर्न कर जाएगा जल्दी। अब क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो वो बर्न, ऑक्सीडाइज इतनी जल्दी नहीं करते। कौन, अलॉयज, जो मैं आपको अभी बता के हटाऊँ। अब वो बोल रहे हैं कि डेटा यूज़ करो, एक टेबल में दिया हुआ है और आंसर्स बताओ। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज अ बेटर कंडक्टर। बेटर कंडक्टर आप किसको बोलोगे, क्वेश्चन नंबर है ये मेरा 5th। बेटर कंडक्टर मींस रो इज लेस, जो रेजिस्टिविटी है वो कम होनी चाहिए। तो किस किस का पूछ रहा है वो, आयरन और मर्करी का। तो आयरन और मर्करी में हम चेक कर लेते हैं किसका है जी। आयरन का है 10 × 10⁻⁻8 और मर्करी का 94 × 10⁻⁻8। 10 × 10⁻⁻8, 94 × 10⁻⁻8। ये है दो मटेरियल्स का, एक है आयरन Fe और दूसरा है मर्करी Hg। फाइन। सो अगर मैं बात करूं रो की, तो रो कम किसका है, आयरन का। आयरन का रो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो आयरन विल बी अ बेटर कंडक्टर। फाइन। विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर आप किसको बोलोगे, जिसकी जो रेजिस्टिविटी है वो सबसे कम है। लिस्ट में बेटा जब आप चेक करोगे तो रेजिस्टिविटी सबसे कम निकल के आएगी आपकी सिल्वर की, 1.60 इंटू 10⁻⁻8। अच्छा, ये रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं रो के, ये सारी वैल्यूज किसमें हैं, ओम मीटर में। तो ओम मीटर होते हैं इसके रेजिस्टिविटी के SI यूनिट्स। फाइन। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये सारी चीजें अब आ गई हैं समझ में। ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एंड वो मैंने स्टोरीज भी आपको बताई हैं। देखो स्टोरीज मैं इसीलिए बताता हूँ, वही मैं आपका हमेशा जो एक पॉइंट बताता हूँ आपको कि आई वांट टू टीच यू मैक्सिमम थिंग्स इन अ सरल वे। और स्टोरीज जो होती हैं वो एक बहुत ही बेस्ट मेथड होती हैं एक किसी भी चीज़ को समझने के लिए। सो आई विल कम अप विद मोर स्टोरीज व्हेनेवर रिक्वायर्ड।
relative to the concepts only, so that concept आपके mind में fit हो जाए. Fine. So till the next video comes, just keep revising. Thank you.